Hello and welcome back once again in another session of पार्टनरशिप अकाउंटिंग। देखिए, आज पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि ये लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसको फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज हम समझेंगे कि जब एक फर्म का पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा हो, मतलब फर्म का क्लोजर हो रहा हो, समापन हो रहा हो, फर्म बंद हो रही हो, तो क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। देखिए, फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपन्ड इन द ऑर्डर गिवन बिलो। तो जैसे मैंने नंबरिंग दी हुई है, बिल्कुल इसी तरीके से ही ये नंबरिंग फॉलो करते हुए ही डिफरेंट अकाउंट्स बनेंगे और फर्म का क्लोजर किया जाएगा। जैसे आपने +1 में सीखा होगा फाइनल अकाउंट्स बनाते समय कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, देन उसके बाद बैलेंस शीट बनती थी। तो वो हम एक सीक्वेंस में ही फॉलो करते थे ना, सीक्वेंस को फॉलो करते हुए बनाते थे। ये तो नहीं कि हम बैलेंस शीट पहले बना लेते थे और उसके बाद में हम ट्रेडिंग अकाउंट या बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है। सबसे पहले अकाउंट जो आपने बनाना है वो है रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर इसे आगे फर्दर हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। देखो, रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टू रियलाइज, कि क्या बदले में मिल रहा है ये पता लगाना, रियलाइज करना। ठीक है, तो जैसे हमने अभी तक बाकी सब केसेस में, चाहे वो एडमिशन का केस हो, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला कंसेप्ट था, चाहे वो रिटायरमेंट या डेथ ऑफ द पार्टनर वाला कंसेप्ट था, हम कौन सा अकाउंट बनाते होते थे? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते होते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट। बट इन दिस केस, आज के इस केस में फर्म तो बंद हो रही है, तो रीवैल्यू करने की बजाय हमने तो एसेट्स को बेचकर पैसा रियलाइज करना है। जो रियलाइज होगा उससे हमने हमारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। अभी तक का मीनिंग डिसोल्यूशन का हमने यही चीज समझी है ना। तो इसलिए यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बल्कि एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का हल्का सा हिंट आपको पता चल गया। अब देखिए, अब आपको जो सेकंड बनाना होगा वो बनेगा पार्टनर्स का लोन अकाउंट। मतलब अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ है पार्टनरशिप फर्म को, लाइक A, B, C, 3 पार्टनर्स थे, A ने फर्म को लोन दिया हुआ था, तो इसका मतलब ये फर्म की जो बैलेंस शीट होती है उसकी लायबिलिटीज साइड पर लिखा हुआ है एज लोन, लेकिन ये जो एज लोन है इस लायबिलिटी को अलग से ट्रीट किया जाएगा, एक सेपरेट पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाए जाएंगे। फिर सबसे एंड में कैश या बैंक का अकाउंट बनाया जाएगा। तो ये सीक्वेंस है जो हमने डिसोल्यूशन के टाइम फॉलो करना है। आज हम इस सीक्वेंस में से सबसे पहला पार्ट डिस्कस करेंगे विच इज रियलाइजेशन अकाउंट, जिसका हल्का सा हिंट मैंने आपको दे दिया था। आइए अब हम इसे डिटेल में जांचते हैं कि क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है या किस चीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल दी एसेट्स, मतलब एसेट्स की सेल के लिए, एसेट्स को बेचने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। एंड फॉर मेकिंग दी पेमेंट टू ऑल दी क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए, लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते हैं। किसमें? डिसोल्यूशन ऑफ दी पार्टनरशिप फर्म में। अब देखो, इस रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर किस तरह का होता है, किस प्रकार का है ये अकाउंट। देखो, ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहते थे ना कि नॉमिनल अकाउंट है, क्यों? क्योंकि इससे हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट है ये भी एक नॉमिनल अकाउंट ही है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल उसी तरह का ही है। इसमें एसेट्स को रियलाइज कर और लायबिलिटीज की पेमेंट कर हमने प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन
या लॉस ऑन रियलाइजेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो हमने बोला कि एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड ये अकाउंट बनेगा, तो अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से बिजनेस की एसेट्स को ट्रीट करना है और किस तरह से बिजनेस की लायबिलिटीज को ट्रीट करना है। तो आज हम इसका ये थ्योरेटिकल ओवरव्यू ही लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अब डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स को, कि क्या ट्रीटमेंट दी जाती है एसेट्स की। अब एसेट्स क्या होती हैं ये आपको पता है, तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उस वक्त क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। देखो सबसे पहले ऑल एसेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। कैश और बैंक मैंने क्यों छोड़ा है, देखो अगर आपको याद हो तो यहाँ स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि किस सीक्वेंस में और किस ऑर्डर में हमने ओपन करने हैं अकाउंट्स, तो कैश और बैंक उसमें अलग से लास्ट में बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है उस वक्त हमने कैश के बैलेंस को या बैंक के बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, तो कैश और बैंक के अलावा बाकी जितने भी एसेट्स जिन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, देखो आगे लिखा हुआ है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो उनकी बुक वैल्यू है, मतलब जितनी वैल्यू से वो हमारी अकाउंटिंग बुक्स में दर्ज हैं, उस बुक वैल्यू के बेसिस पर हमने उन एसेट्स को ट्रांसफर कर देना है, उन सभी एसेट्स को ट्रांसफर कर देना है कैश और बैंक के अलावा, जिन्हें हम बेचकर उनके बदले में हम कैश रियलाइज कर सकते हैं। जैसे डेटर्स हो गया, जैसे मशीनरी होगी, मतलब फिक्स्ड एसेट्स हमारी होती हैं, मशीनरी है, फर्नीचर है, प्लांट है। तो इस तरह की एसेट्स को जिन्हें कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है उन्हें हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन याद रखना मार्केट वैल्यू पर नहीं करना है, बुक वैल्यू पर करना है। बिल्कुल इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एसेट्स को लेकर, ये फर्दर सीक्वेंस में ही है, कंटिन्यू करते हुए है कि अब हमने ये बोल दिया कि सभी एसेट्स को ट्रांसफर करना है, लेकिन अब यहाँ पर एक और एक्सेप्शन आपको बता रखी है सेकेंड पॉइंट में कि फिक्टिशियस एसेट्स एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन्हें हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स होती है ना, जैसे हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कई बार दिया होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपने सुना हुआ है वर्ड, आपने +1 में ये शायद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट नाम से सुना हुआ होगा। तो इस तरह के एसेट्स को क्योंकि हम इन्हें कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें हमने नहीं ट्रांसफर करना, किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब देखो फिर से इस पॉइंट का सीक्वेंस, देन व्हाट इज टू बी डन विद सच एसेट्स। अगर इस तरह के एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले एसेट्स जो होते हैं, इन्हें हमने ट्रांसफर नहीं करना, तो इनका होगा क्या, क्योंकि इनका बैलेंस है, as their balance is also supposed to be closed on the closure of the firm, क्योंकि जब फर्म बंद हो रही है तो उनके बैलेंस को भी बंद करना पड़ेगा, मतलब उनका खाता भी तो क्लोज करना है ना, अगर फर्म को हमने क्लोज करना है तो इनका खाता बंद करने के लिए इस तरह के एसेट्स को क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अ सेपरेट ट्रीटमेंट इज टू बी मेड फॉर दीज एसेट्स, तो इस तरह के एसेट्स के लिए एक सेपरेट ट्रीटमेंट दी जाएगी। दे आर ट्रांसफर्ड टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, इन्हें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर ट्रीट किया जाएगा। ये पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से हिस्से में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर आर सम एसेट्स विद whom प्रोविजंस आर देयर, मतलब कुछ इस तरह की एसेट्स होती हैं जिनके साथ ना कुछ प्रोविजंस दी हुई होती हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये किसके साथ दी होती है, ये डेटर्स के साथ दी हुई होती है ना। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ये किसके साथ दी हुई होती है, ये हमारी किसी भी फिक्स्ड एसेट्स के साथ दी हुई हो सकती है।
अब इस तरह के एसेट्स, या जैसे कई बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी होता है, कई बार फिक्स्ड एसेट्स के से रिलेटेड हम रिप्लेसमेंट रिजर्व भी बनाते हैं, तो इस तरह के एसेट्स को हमने क्या करना है, एक्चुअली दीज आर नॉट एसेट्स, क्योंकि ये प्रोविजंस हैं, रिजर्व जो होते हैं इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो करना क्या है, जो ये ग्रॉस वैल्यू होंगी इस तरह की एसेट्स की, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमें डेटर्स दिए हुए हैं 10,000 के और हमें प्रोविजन दी हुई है बैड एंड डाउटफुल डेट्स की, लेट सपोज 2,000 की, तो आपको बैलेंस शीट में कैसे शो हुआ होगा, आपको 10,000 में से 2,000 माइनस कर नेट में अमाउंट 8,000 शो हुआ होगा ना। लेकिन जब आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द फर्म, तो क्या करना है, जो ग्रॉस वैल्यू है, ग्रॉस होता है ये नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड सुने हुए हैं ना, तो क्या होता था, ग्रॉस में कुछ ट्रीटमेंट कर माइनस कर जो निकलता होता था वो नेट निकलता होता था, तो ये ग्रॉस होती है मतलब कुल, ठीक है, और ये हमारी होती है नेट वैल्यू। तो हमने नेट को नहीं कंसीडर करना, हमने ग्रॉस को किस में ट्रांसफर कर देना है, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पर, ये डेबिट है, डेबिट साइड पर DEBIT, डेबिट साइड पर हमने ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। और जो अमाउंट प्रोविजन वाली होगी, यानी कि ये जो 2,000 है, इसे हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। कैसे होगा, क्यों होगा, आइए वो इन जर्नल एंट्रीज के थ्रू समझते हैं। तो जो भी मैंने अभी अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्स से रिलेटेड आपको कुछ जर्नल एंट्रीज बताई गई हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में सिर्फ पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आ जाता है, तो हमें पहले तो थ्योरेटिकली अगर नॉलेज होगी तो ही हम ये जर्नल एंट्रीज दे सकेंगे। तो देखिए मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था, मैंने पहला पॉइंट ये बताया था कि ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक हमने किस में ट्रांसफर करने हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने हैं। अब मुझे ये बताइए, या आप खुद सोचिए, क्योंकि आप बता तो सकते नहीं है मुझे अभी, तो सन्ड्री एसेट्स या हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है, ऑब्वियसली है कि हमारे एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब अगर हम उन्हें क्लोज करने वाले हैं, बिकॉज ये जो फर्स्ट एंट्री है वो फॉर क्लोजिंग दी बैलेंसेस या अकाउंट्स ऑफ एसेट्स पास की जा रही है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, जिनका डेबिट बैलेंस है उन्हें बंद करना है, तो उल्टा इफेक्ट डालना पड़ता है, यानी कि उन्हें हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और रियलाइजेशन की डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, या डुअल एंट्री एस्पेक्ट सोचो तो अगर कोई चीज क्रेडिट हो रही है तो कुछ डेबिट भी होना चाहिए। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, रूपांतरण हो गया है, एसेट्स की जगह पर अब किसी और चीज ने डेबिट बैलेंस की जगह ले ली है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन एसेट्स को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, तो एसेट्स की जगह किसने ले ली है, रियलाइजेशन ने। तो पहले एसेट्स का डेबिट बैलेंस था, लेकिन अब एसेट्स का नहीं, अब रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस चलेगा। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। जब इस तरह से कर दिया जाएगा तो जितनी भी आगे चलकर सेल ऑफ एसेट्स होंगी, जो मैंने अभी आज नहीं बताई है इस सेशन में मैंने सिर्फ बैलेंस शीट की आइटम्स को किस तरह से ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, वो सिर्फ यही समझाया। तो इसे ट्रांसफर करने के बाद जितनी भी पेमेंट्स वगैरह होंगी लायबिलिटीज की, वो रियलाइजेशन के थ्रू ही होंगी, ठीक है। अब अगर अभी सिर्फ इस पॉइंट को समझें तो जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि एसेट्स का वैसे डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन अब उनके खाते हम क्लोज करने लगे हैं, तो हमने उन्हें क्या करना है, यहाँ पर क्रेडिट कर देना है, तो ये 2 हो जाएगा और इसके बिल्कुल ऑपोजिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं या कुछ हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उन्हें हमने क्या करना है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दीज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, लेकिन इनके बैलेंस को हमें क्लोज करना है। तो हमने 4th पॉइंट में क्या समझा था कि एक सेपरेट ट्रीटमेंट इन्हें देनी चाहिए, इन्हें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ कंसेप्ट करना है फिर से, क्योंकि ये एसेट्स साइड पर शो हो रहे थे एक्यूमुलेटेड लॉस,
या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी, जिसे अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया है, वो बैलेंस एसेट साइड पर शो होता है ना। आपने +1 में फाइनल अकाउंट्स में सीखा होगा ये कंसेप्ट। तो अब डेबिट बैलेंस को खत्म करना है तो फिर से वही ऑपोजिट कर दो, तो ये क्रेडिट हो जाएंगे और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब ये ऐसे नहीं डेबिट होगा, ये होगा एज, लाइक सपोज 3 पार्टनर्स हैं तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये इस तरह से अलग अलग डेबिट होगा। किस रेशो में होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया। अब देखिए, अब अगर हम बात करें थर्ड एंड दी लास्ट वन की, जो मैंने आपको समझाया था कि 5th पॉइंट था कि कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिनके साथ प्रोविजन दिया होता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल डेटर्स वाली अभी अभी आपको लेकर बताई थी, ये वाली, कि डेटर्स का बैलेंस आपको दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का बैलेंस भी आपका दिया हुआ है और नेट में बैलेंस है, तो ग्रॉस को ट्रांसफर करेंगे। तो ये प्रोविजन को क्या करेंगे, अब ग्रॉस को ट्रांसफर करने के लिए तो इस तरह की एंट्री आ जाएगी, क्योंकि एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए ये एंट्री होती है। लेकिन इस प्रोविजन के लिए क्या जर्नल एंट्री होगी, देखो प्रोविजन के लिए इस तरह की जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको ये बताया था कि प्रोविजंस का और रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए इन्हें हमने डेबिट करना है, जो भी है। अगर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है तो यहाँ बैड एंड डाउटफुल डेट्स लिखा हुआ आ जाएगा, अगर डेप्रीसिएशन है तो यहाँ डेप्रीसिएशन लिखा हुआ आ जाएगा, अगर कोई रिप्लेसमेंट रिजर्व है तो वो यहाँ लिखा आ जाएगा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि अब डेबिट लिख दिया तो क्रेडिट में क्या लिखें, तो क्रेडिट में लिखा हुआ आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपको एक हल्का सा आइडिया यहाँ पर मिल गया कि भाई जितनी भी एसेट्स हैं उन्हें रियलाइजेशन की डेबिट साइड पर ट्रांसफर करना है, और जितने भी हमारी लाइबिलिटीज की फॉर्म वाले होते हैं, क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम्स होती हैं, जैसे ये प्रोविजंस थी, उन्हें रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब समझते हैं लाइबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, अब है ट्रीटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज वाइल प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तब एसेट्स का क्या करना है, जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही थी वो आपको सब समझा दिया एक बार थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं कि जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड पर हमें लाइबिलिटीज दी हुई होती हैं, उनमें से कौन सी लाइबिलिटीज को बेसिकली हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, या उसके अलावा अगर कुछ और है तो वो कैसे ट्रीट किया जाएगा। देखो, लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड ऑफ टू थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज कहने का मतलब होता है कि किसी बाहर वाले को, कि जो लाइबिलिटीज थर्ड पार्टीज को यानी कि किसी बाहर वाले को पे करनी है, उन्हें ही ट्रांसफर किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल थर्ड पार्टी नहीं है तो वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगी, चाहे पार्टनर्स की कैपिटल लाइबिलिटी साइड पर शो होती है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो जैसे मैंने कैश और बैंक कहा था कि आपको एक अलग से ट्रीटमेंट होगी उसकी, तो इसलिए उसे नहीं ट्रांसफर करना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने सीक्वेंस या ऑर्डर स्टार्टिंग में चेक किया हो तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी तो आए थे ना तीसरे नंबर पे, तो इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। अब देखो, सेकेंड नंबर पे ऑर्डर पे क्या था, पार्टनर का लोन। तो पार्टनर के लोन को भी हमने ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि इसे हमने सेपरेटली अलग से ट्रीट करना है। लेकिन अगर, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लेकिन अगर किसी पार्टनर की वाइफ का लोन आपको दिया हुआ है तो उसे थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी कंसीडर करना है। समझ आ गया? जैसे एज कैपिटल, ए है, एज वाइफ्स लोन दिया हुआ है या मिसेज एज लोन दिया हुआ है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिए होते हैं। मिस्टर ए या मिसेज ए इस तरह से दिया हुआ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पार्टनर की वाइफ का लोन है और इसलिए उसे थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी कंसीडर करते हुए उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टीज वाली को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स होते हैं उन्हें हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है।
दे आर ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। जैसे हमने एक्यूमुलेटेड लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया था क्योंकि खाता बंद करना है उनका भी, तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर लॉस के ऑपोजिट कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जैसे कोई जनरल रिजर्व है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, या कोई रिजर्व फंड हमें दिया हुआ है, इनको हमने क्या करना है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो अब देखते हैं कि जो ये लायबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ट्रीटमेंट समझी है, अगर इसे जर्नलाइज करना हो तो किस तरह से ट्रीटमेंट दी जाएगी। देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको कहा कि थर्ड पार्टीज वाली लायबिलिटी को हमने ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी। देखो अब फिर से वही समझो कि लायबिलिटीज का वैसे बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन अब हम उन्हें खत्म करने वाले हैं तो इसका मतलब उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो डेबिट कर दो। और ये टू रियलाइजेशन अकाउंट डुअल एंट्री एस्पेक्ट पूरा करने के लिए, डबल एंट्री एस्पेक्ट पूरा करने के लिए हम यहाँ पर रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे, जो कि मैंने एक और पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अभी आपको बताया था कि जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं वो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर आती हैं। तो टू का लिखा आना अपने आप आपको क्लियर कर रहा है कि ये रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर आएगा। अब देखिए जो मैंने अभी अभी आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला पॉइंट बताया, तो देखो कुछ इस तरह के रिजर्व्स, ये हमने नाम पहले भी सुने हुए हैं, इन्हें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे हम पहले करते थे, इनकी जर्नल एंट्री पहले भी यही होती थी, तो अब भी बिल्कुल उसी तरीके से आ जाएगी कि वैसे इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन हम इन्हें खत्म करने वाले हैं तो इन्हें हमें डेबिट करना पड़ेगा और पार्टनर्स को ये मिल जाएंगे, तो इसलिए पार्टनर्स को मिलने वाली चीज उनकी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाती होती है। अब देखो बहुत ही अच्छे से अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने ये WCR पर यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर एक स्टार लगाया है, एक ब्लैक मार्क लगाया है, क्योंकि इसे एक डिटेल में स्टडी करना जरूरी है। तो इसलिए मैंने अब यहाँ पर अपना आज का सेशन पॉज दिया है। हम नेक्स्ट सेशन में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे फर्दर जो भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं उन्हें फर्दर स्टडी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा सेशन जितना मैंने आपको बताया समझाया वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।